हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड नमस्कार सबको। और बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे था और करंट अफेयर था वो हमने तो कवर आपका करवा दिया था, लेकिन एक मेजर पोर्शन है ये आपका यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे। 3-4 क्वेश्चंस आपके यहाँ से डेफिनेटली आएंगे। अब बिलीव मी, 3-4 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। अगर आप 4-5 पेज पढ़ के 3-4 क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो कॉस्ट बेनिफिट देखिए कितना ज़्यादा है ना। तो ये आपके फ़ायदे में है। ये बहुत छोटा मैंने क्रिस्प लिखा है, थोड़ी सी 10% मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करी है, तो वो मैं बता दूंगा कि यहाँ आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बट कुछ चीज़ों में आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है और टू दी पॉइंट है, क्रिस्प है। ठीक है, जिस तरह से पूछे जाते हैं उसी हिसाब से मैंने आपको बताया है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करें। चलिए, मैं हूँ सूरज और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ संधान में। ओके जी, चलिए मैं हाइलाइटर चूज़ कर लेता हूँ पहले। सो हम यूनियन बजट 2000 पहले बजट कवर करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द इकोनॉमिक सर्वे। ओके, तो बजट जो होता है ना वो आने वाले साल के लिए होता है। मान के चलो अगर इस साल बजट आया है तो वो 2000 फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 तक रहेगा, और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो एक साल पहले का डाटा होता है। समझ रहे हैं? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बात यह है कि जो निर्मला सीतारमण जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने टोटल अभी तक फुल 6 बजट इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में और एक इंटरिम बजट पास किया, तो टोटल 7 बजट उन्होंने पास किया है। और अगर आप देखें तो सी.डी. देशमुख साहब जो 51 से लेके 56 तक इन्होंने प्रेजेंट किया था बजट को, फुल टाइम था उनका 7 टाइम्स, और मोरारजी देसाई जो उन्होंने 6 टाइम किया था। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी मोरारजी देसाई के बराबर में आ गई हैं, क्योंकि एक तो इनका इंटरिम बजट है ना, ऐसे देखिएगा तो 7 हो गया, लेकिन 6 इनका फुल बजट है, तो मोरारजी देसाई का भी फुल है। अभी अगले साल निर्मला सीतारमण जी फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये सी.डी. देशमुख के साथ जी आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अच्छा, रेड फोर्ट के वहाँ से हमारे पीएम साहब ने ना टोटल कास्ट पे बात किया था। वो 4 कास्ट था और वो 4 के 4 कास्ट जो है ना कहीं बजट में रिफ्लेक्ट हुआ है। तो 4 मेजर कास्ट बजट में डिस्कस किया गया है। वो 4 मेजर कास्ट आप याद रखो, पूछे जा सकते हैं। पहला गरीब मतलब पुअर, दूसरा महिलाएं यानी वमेन, तीसरा युवा और चौथा अन्नदाता। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप कभी भी ना औरत शब्द का यूज ना करें, क्योंकि औरत शब्द का शाब्दिक अर्थ जो लिटरल मीनिंग होता है ना वो बहुत ही गंदा है। ठीक है, वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह रख दिया गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ आज से ना, आज के बाद से आप औरत शब्द का यूज ना करें। आप महिला, देवी कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं कि लिटरल मीनिंग है क्या औरत। ठीक है जी, ओके। महिलाएं जो होती हैं वो सिर्फ सम्मान की अधिकारियाँ होती हैं, तो ऐसे कुछ भी वर्ड या डेरोगेटरी वर्ड यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए जो थीम है ना वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट पे है, इस बार स्किलिंग पे है, एमएसएमई पे है और मिडिल क्लास पे है। ठीक है, ये 4 पे फोकस किया गया है मेनली। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, विकसित भारत बनाने के लिए जो टारगेट रखा गया है ना कि हम 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाएंगे, यानी डेवलप्ड स्टेट बनाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। उन्होंने टोटल 9 प्रायोरिटीज़ बजट में है, तो वो 9 प्रायोरिटीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आप याद रखो 9 प्रायोरिटीज़ हैं, जिसके लिए उस 9 प्रायोरिटीज़ क्या करेगा, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा अलग अलग फील्ड में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब बजट का सबसे मेन मुख्य जो धारा होता है वो होता है कि रुपये आए कहाँ से और रुपये जाएंगे कहाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सरकार ना बोरोइंग से सबसे ज़्यादा पैसा लेती है। 27% सरकार का जो पैसा आता है ना वो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से आते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद इनकम टैक्स से आता है, डायरेक्ट टैक्स जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी एंड अदर टैक्सेस 18%, एंड देन कॉर्पोरेशन टैक्स। ये आप प्लीज़ याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से लाते हैं, बोरो करके। उसके बाद इनकम टैक्स, देन जीएसटी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, पहले इनकम टैक्स है देन जीएसटी है, 19% 18%।
आरोपी जाता कहाँ है, जो स्टेट का शेयर होता है ना और जो उनके ड्यूटीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है, जैसे उनका जो सेंट्रल डिवीज़न पूल होता है वो, या ग्रांट के फॉर्म में वो, एक तो वो जाता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद हमने इतना ज़्यादा बोरो किया तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी तो जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट जाता है। हम जितना ज़्यादा इनकम टैक्स से लेते हैं ना 19%, उतना हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं उस पे जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, स्टेट शेयर का वहाँ पे हमारा सबसे पैसा चला जाता है ज़्यादा, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट एंड देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बजट एस्टिमेट को देखें तो टोटल जो एक्सपेंडिचर इस बार किया जा रहा है वो टोटल एक्सपेंडिचर है 48,20,512 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखिएगा आने वाले साल के लिए 2024-25 के लिए इतना रुपया खर्चा किया जाएगा। ये बजट एस्टिमेट है 48,20,512 करोड़। और इसमें से टोटल जो एक्सपेंडिचर है ना, टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे आपका एसेट्स बढ़ते हैं, लायबिलिटीज कम होते हैं। ठीक है, आपने मान के चलो रेलवे बनाए, रोडवेज बनाए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड कर रहे हैं या आप लोन पेमेंट कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटीज कम हो रही है ना। देखो इंटरेस्ट पेमेंट करना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है कि उससे आपकी लायबिलिटीज कम नहीं हो रही है, लेकिन आप लोन पेमेंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हो ना आप, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी लायबिलिटीज को कम कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपकी या तो एसेट को बढ़ाए या लायबिलिटीज को कम करे, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर रेगुलरली और फ्रीक्वेंट नहीं होता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेगुलरली और फ्रीक्वेंट होता है। ये इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है ये जरूर पूछेगा। ये देखिए 11,11,111 करोड़ रुपया, कितना अच्छा है। टोटल कितने वन है, 3, 2 और 7 हो गया ना, 7 टाइम्स 1 है, समझ रहे हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा 11,11,111 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये पिछले साल से लगभग 17% का इंक्रीज हुआ है। बहुत अच्छी बात है। इंडिया को अभी जितना पैसा खर्चा करना है ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में करे, और यही आने वाले समय में हमारे फिस्कल डेफिसिट को भी कम करेगा और रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, ओके। आप कभी भी कोई डेवलप्ड स्टेट को देखेंगे ना तो डेवलप्ड स्टेट में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है ज़्यादा, उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रीजन बिहाइंड कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर चुका होता है, समझ रहे हैं। उनका उतना नहीं होता है जितना कि एक डेवलपिंग नेशन का, तो क्योंकि डेवलपिंग नेशन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा होता है तो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। दूसरी बात ये है कि टोटल जो हमारा रिसीट जो हमने एस्टिमेट किया है वो देखिए वो सेम किया है कि भाई इतना 48,20,512, तो सेम क्या है, जितना पैसा हम रिसीट लेंगे उतना खर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जीरो फिस्कल डेफिसिट की टारगेट रखा गया है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, इन दोनों का एक परसेंटेज याद रखना है। मैं ज़्यादा नहीं लिखवाया हूँ, मैंने कहा ना ये जो इनिशिएटिव, जो संधान इनिशिएटिव है ना, इसमें आपको ऐसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा कि बस ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। मैं आपको वही दूंगा जो चीज़ ह्यूमनली एक पॉसिबल है, किया जा सकता है और एग्जाम उससे निकाला जा सकता है। एग्जाम निकालने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, कुछ ही नॉलेज चाहिए, बाकी अपनी एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए जिसकी वजह से प्रीलिम्स निकलता है, और वही हमारा फोकस है पिछले 50 दिन से। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट 4.9% है, तो लगभग 5% हमने रखा है ना, समझ रहे हैं। FRBM के हिसाब से हमें फिस्कल डेफिसिट को 4 ± 2 के हिसाब से बैंडविड्थ में रखना है। ठीक है, तो अभी हमने 5% के आसपास इसको रखे हैं। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिए। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि फिस्कल डेफिसिट में, ये इकोनॉमिक्स में एक टर्म ये सब पढ़े होंगे, ये जो मैंने इकोनॉमिक्स का टर्म बोला ना ये सब आपको याद होनी चाहिए। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट में अगर इंटरेस्ट पेमेंट को आप माइनस कर दें तो वो आपका प्राइमरी डेफिसिट बनता है।
ग्रांट्स को मैनेज करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो वो आपका प्राइमरी डेफिसिट बनता है, ये चीज़ आप याद रखिए। तो 2024-25 के हिसाब से, बजट के हिसाब से प्राइमरी डेफिसिट 1.4% एस्टिमेट किया गया और फिजिकल डेफिसिट 4.9% एस्टिमेट किया गया, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ये समझने वाली बात। सबसे ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं डिफेंस में, 4.5 लाख करोड़ के आसपास कर रहे हैं, 4,54,000, इतना याद नहीं रखना है, 4.5 लाख करोड़ याद रखो आप, ठीक है, 4.5 लाख करोड़, ठीक है। और उसके बाद डिफेंस के बाद रूरल डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी है, एंड देन एग्रीकल्चर एलाइड एंड देन होम अफेयर्स, ठीक है। तो डिफेंस, देन रूरल, देन एग्रीकल्चर एलाइड, ठीक है, याद रख पाइएगा, हो जाएगा आपसे। उसके बाद कैपिटल रिसीट थोड़ा देख लीजिए, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग की बात कर रहा हूँ, तो ये टारगेट किया गया है टोटल कितना, कैपिटल रिसीट कितना आएगा, 78,000 करोड़, कितना, 78,000 करोड़ कैपिटल रिसीट आने वाला है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स, इसके बारे में जान लीजिए। कैपिटल गेन टैक्स जो होता है ना, मान के चलिए कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, आपने कोई भी गुड्स खरीदा, मान के चलो आपने पेंटिंग ही खरीदा, एग्जाम्पल लेते हैं, पेंटिंग खरीदा 100 रुपये की, और उस पर आपने कुछ टैक्स दिया होगा पेंटिंग खरीदने पे, मान के चलो अब कुछ समय बाद उस पेंटिंग की दाम बढ़ गई, 100 रुपये का था, आप उसकी दाम बढ़ के 150 हो गया, तो 50 रुपया जो गेन हुआ ना उस पर टैक्स लगेगा, तो उतना कैपिटल आपने गेन किया है, तो वो कैपिटल गेन टैक्स होता है। और वो कैपिटल गेन टैक्स जो है ना 20% कर दिया गया बढ़ा करके, इन 15% पहले था, अभी कितना कर दिया गया है, 20%, किसके लिए, शॉर्ट टर्म जो होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए 12.5%, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इस बजट में बहुत अच्छा काम क्या हुआ है कि जो एंजल टैक्स होते हैं ना उसको एबोलिश कर दिया गया है, ठीक है। एंजल टैक्स जो है ना वो इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड करता था, इनकम टैक्स के अंदर ही आता था एंजल टैक्स, तो जो भी अनलिस्टेड कंपनी होते हैं ना उस पर लगते हैं, ठीक है, एंजल टैक्स, ठीक है। मान के चलो कि आपने न्यू स्टार्टअप खोल रहे हो, ठीक है, और आपने कहीं से पैसे रेज किए, आपने लिस्ट नहीं किया अभी कंपनी को, आपने कहीं से पैसे रेज किए, तो उस पर जो टैक्स लगेंगे ना, ठीक है, वो एंजल टैक्स होता है, तो वो अनलिस्टेड कंपनी के लिए एंजल टैक्स हटा दिया गया इस बार, बहुत अच्छा काम है, ठीक है। उसके बाद जीडीपी कितना एस्टिमेट किया गया है ये देख लीजिए थोड़ा। नॉमिनल जो ग्रोथ रेट हमारा है एस्टिमेट किया गया वो 10.5%, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आने वाले साल यानी 2024-25 के लिए हमने नॉमिनल में हमेशा इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है, तो नॉमिनल ग्रोथ रेट हमने जो एस्टिमेट किया है वो 10.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट हम अचीव करेंगे, यानी डबल डिजिट अचीव करने वाले, ठीक है। भारत में 2 स्टेट्स हैं, असम एंड आपका बिहार, जिन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ रेट अचीव किया है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट, ओके। जो 10.5%, प्लीज इसको याद रखिएगा। अच्छा, स्टेट को जो ट्रांसफर किया जा रहा है ये याद तो नहीं रखना है, बट फिर भी मैंने कहा ना 5-7% मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया आपको, ये लगभग 23-23.5 लाख के आसपास के करोड़ हैं, ठीक है, 23.5 लाख करोड़ के आसपास हैं ट्रांसफर टू द स्टेट्स। सेंट्रल का जो डिविजिबल पूल होता है, जो ग्रांट मिला करके होता है इन दोनों का, ठीक है। न्यू स्कीम्स पे हम कितना खर्चा कर रहे हैं, न्यू स्कीम जो अभी बजट में आया इस पे हम लगभग 62.5 करोड़ रुपए खर्चे कर रहे हैं, जो जीडीपी का लगभग 6.8% है, और ये इकोनॉमिक अफेयर्स को हमने सौंप दी, ठीक है जी। अब टैक्स, हर बार टैक्स रेजिम आता है, तो इस बार भी न्यू टैक्स रेजिम आया, थोड़ा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लाख से कम अगर एनुअल इनकम है आपका तो उस पर आपको कोई टैक्स वैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3 से अगर 7 लाख है तो आपको 5% देना है। फिर आपका अगर 7 से 10 लाख है तो 10% देना है। 10 से 12 लाख है तो आपको 15% देना पड़ेगा। 12 से 15 लाख है तो 20%, और 15 लाख से अगर ऊपर किसी का एनुअल इनकम है तो उसको 30% फ्लैट देने पड़ेंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। तो 1 2 3 4 5 स्लैब है टोटल, है ना, वो तो अगला नील ही है। टोटल 5 स्लैब है इनकम टैक्स के, ठीक है, इतना टैक्स आपको देने पड़ेंगे। 3 से 7 रहेगा तो 5%। देखो ये ध्यान से देखोगे ना, याद कैसे रहेगा, देखो बताता हूँ। 5 10 15 20, उसके बाद सीधा 30,
ये तो एक सीरियल वाइज में है ना, 5, 10, 15, 20, 30, ठीक है, 25 नहीं है। इधर से आओ, 3 से 7, 7 से 10, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15, फिर उसके बाद नहीं है, मोर देन 15, ठीक है, ऐसे याद करना, ठीक है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स मैं बताता हूँ कि अभी क्या हुआ है ना कि प्रधानमंत्री के जो 5 स्कीम्स हैं ना एम्प्लॉयमेंट या स्किल्स को लेकर के, उसमें से कुछ पॉइंट्स को मैंने उठाया, 5 के 5 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो उनके 5 स्कीम्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग फोकस करता है, वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। पहला, सरकार ने भी, आपने पढ़ा होगा ना बहुत ज़्यादा, मैं अभी जिसका भी 21 ईयर से लेकर 24 ईयर्स तक का एज है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है ना कि जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं उनके साथ इंटर्नशिप करने का एक मौका मिल रहा है। उसमें आपको मंथली जो है वो आपको 5,000 रुपये भी मिलते हैं, ठीक है, और स्टाइपेंड आपको शायद 6,000 रुपये के आसपास मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अभी टॉप जो 500 कंपनीज़ हैं उसमें इंटर्नशिप करवाया जाएगा, कितने को? 1 करोड़ यूथ को ओवर द ईयर 5 ईयर्स, आने वाले 5 साल में 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप करवाया जाएगा इन टॉप 500 कंपनीज, रिमेंबर दिस, ओके। उसके बाद कुछ जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो स्किलिंग पे फोकस करते हैं उनका देख लीजिए। 20 लाख यूथ को स्किलिंग दिया जाएगा ओवर 5 ईयर्स, और 1,000 जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको अपग्रेड किया जाएगा। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया जाएगा, रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया जाएगा, और 20 लाख यूथ को ओवर 5 ईयर्स उसको स्किलिंग दिया जाएगा। इंटर्नशिप 1 करोड़ यूथ को दिया जाएगा इन टॉप 500 कंपनीज, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद मान के चलिए कि अगर कोई कंपनी, मान के चले जितना भी वो एडिशनल एम्प्लॉय को इंक्लूड करता है, तो उनका जो ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन होता है ना, हर एक एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 3,500 रुपया पर मंथ देगा फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। ये फॉर इनिशियल 2 ईयर्स के लिए होगा, तो सरकार रीइम्बर्स करेगी, ये याद रखिएगा, है ना। कितना? 3,000 रुपया पर मंथ देगी 2 साल तक के लिए ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। उसके बाद मान के चले कोई सैलरीड पर्सन है, ठीक है, जिनका सैलरी आता है, ठीक है, तो उनका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा 75,000 से उनको बढ़ा करके कर दे। भाई आपका जो, मान के लो आप 75,000 महीने कमा रहे हो ना, तो आपका फिर ये डिडक्शन स्टार्ट होगा, समझ रहे हो। तो इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 75,000 फॉर द सैलरीड एम्प्लॉय। और मान के चले किसी का फैमिली पेंशन आता है तो उनका डिडक्शन होगा 25,000 रुपये, है ना। इंक्रीज फ्रॉम 15,000 टू 25,000, रिमेंबर दिस, ओके जी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, अभी बता रहा हूं आपको। प्लान पूर्वोदया को, पूर्वोदय क्या होता है? आप प्लीज थोड़ा सा ना होल्ड पे रहना, थोड़ा एक इमरजेंसी है, ठीक है, प्लीज होल्ड पे, मैं जल्दी आता हूँ, प्लीज। दोबारा अपॉइंटमेंट ले लो, वहीं से कहो मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए, जाओ न्यू बिल्डिंग में जाओ और अपॉइंटमेंट लो, सामने वाले राजकुमारी बिल्डिंग। हाँ
सॉरी, ठीक है, थोड़ा आपको ज़्यादा वेट मैंने करवा दिया, ठीक है, थोड़ा एक इमरजेंसी था। चलिए प्लान पूर्वोदया को देखिएगा ना, तो पूर्वोदया में कौन कौन से स्टेट आते हैं पहले ये आपको याद रखना पड़ेगा। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। कौन कौन है? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद ये टोटल 5 स्टेट को डेवलप किया जाएगा, बजट इस पर फोकस कर रहा है इस बार, ठीक है, ये चीज़ तो आप याद रखिए पहली बात। उसके बाद कि जो अमृतसर से लेकर के कोलकाता तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, इसका एक इंडस्ट्रियल नोड कहाँ बनेगा? गया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा उसका एक इंडस्ट्रियल नोड कहाँ बनेगा? गया में, ठीक है, ये याद रखिए। और पीरपैती जो एक ब्लॉक है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे 24,000 मेगावाट का एक न्यू पावर प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं बजट के हिसाब से। उसके बाद आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में थोड़ा देखिए। जो विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में एक इंडस्ट्रियल नोड बनाया जाएगा, कहाँ पे? कपूरथी में, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो बेंगलुरु हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल नोड बनेगा, कहाँ पे? औरवाकल पे, ठीक है, औरवाकल पे, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी एक तो बिहार में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा गया में, जो अमृतसर कोलकाता से होके जाएगी, और इधर एक याद रखिएगा आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है ना, औरवाकल और कपूरथी, रिमेंबर, ओके। मुद्रा लोन को थोड़ा देख लीजिए। मुद्रा लोन का जो तरुण कैटेगरी होता है उसमें 10 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 20 लाख। लिमिट जो होता है ना, पहले 10 लाख था कि 10 लाख तक आप ले सकते हैं लोन, अभी क्या है ना कि आपको 20 लाख तक आप ले सकते हैं, वो लिमिट बढ़ा दी गई है। बट ये उसी के लिए है जिन्होंने अपना प्रीवियस लोन्स को क्या रीपेड कर दिया गया, ये सबके लिए नहीं है 20 लाख रुपए, ये उसी के लिए जिन्होंने अपना प्रीवियस लोन को रीपेड कर दिया है, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात कि एक इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है। तो इस पर कितना खर्चा किया गया है वो देखिए। आपको मैंने बताया 11,11,111 करोड़ किया गया है, और ये जीडीपी का 3.5% है, लगभग 3.4% ऑफ जीडीपी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद टूरिज्म को देखिए। टूरिज्म को अगर आप देखिएगा तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट किया जाएगा किसका? 3 जगह का। एक तो विष्णुपद, बिहार की बात कर रहा हूँ, विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर गया वाला, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, प्लस राजगीर में जो नालंदा को एज ए टूरिस्ट सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये। तो विष्णुपद टेम्पल, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर एंड राजगीर में नालंदा को एक क्या बनाया जाएगा? टूरिस्ट सेंटर, ओके। उसके बाद जो आपको याद रखना है, स्कीम का आउटले, सबसे ज्यादा स्कीम का जो आउटले हुआ है वो नरेगा में हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ है? नरेगा में। नरेगा में टोटल ना कितना इन्फ्यूज किया गया है? 86,000 करोड़ रुपया इन्फ्यूज किया गया है नरेगा में। उसके बाद जल जीवन मिशन या NRDWM, मतलब नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, जो इन्हीं के अंदर है। तो जल जीवन मिशन आप याद रखिए। उसके बाद PM किसान पे तीसरे नंबर पे 60,000 करोड़ रुपए खर्चे किए गए हैं, ये चीज याद रखें, ठीक है। तो नरेगा पे 86,000 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा स्कीम पे, इसी पे किया गया है। देन जल जीवन मिशन एंड देन PM किसान, ठीक है। तो यहाँ आपका बजट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। अब आपका मैं इकोनॉमिक सर्वे करवाता हूँ, ठीक है। चलिए तो इकोनॉमिक सर्वे में सबसे पहले हम जीडीपी ग्रोथ को देखेंगे, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ कितना बढ़ा है वो देखेंगे। जो रियल जीडीपी ग्रोथ हमारा हुआ है वो 8.2% की हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है, फिजिकल ईयर 23-24 में। और प्रिडिक्शन था कितना? 6.5-7% प्रिडिक्शन था, लेकिन कितना से बढ़ा जीडीपी ग्रोथ रेट?
8.2%। इस बार हम टारगेट कितना कर रहे हैं बजट के हिसाब से? 10.5%। देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रिटेल इन्फ्लेशन हमारा है रहा, वो रिटेल इन्फ्लेशन घटा है और वो अभी 5.5% के आसपास है, 5.4%, ठीक है। और वो कोविड के टाइम से सबसे लोवेस्ट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, ये फिस्कल ईयर 24 का मतलब होता है कि 2023 से लेकर के 24 तक है, ठीक है। उसके बाद जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा है वो थोड़ा याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लगभग 23 बिलियन यूएस डॉलर है, 23 बिलियन यूएस डॉलर, याद रखिए। और ये 2% ऑफ द जीडीपी है इन द फिस्कल ईयर 2023, है ना। और नहीं, ये सॉरी, ये 2000 फिस्कल ईयर 23 में ये 2% था करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल ईयर 23 में, 23 मतलब अगर कह रहा हूँ तो 2022-23 की बात कर रहा हूँ, 2% था करंट अकाउंट डेफिसिट। और मैं लिख के ही बता देता हूँ, देखो 2022-23 में हमारा ये करंट अकाउंट डेफिसिट कितना था? 2%। और फिस्कल ईयर 2023-24 यानी लास्ट ईयर ये कितना था हमारा? कितना घट के कितना हो गया? 0.7%। तो बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा इसको कि अभी कितना करंट अकाउंट डेफिसिट कितना रहा हमारा? 0.7% रहा है, ठीक है, ये चीज याद रखिए। उसके बाद पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। पर कैपिटा नेशनल इनकम कितना है? 1,06,000 के आसपास, याद रखिए, 1,06,744 रुपये कॉन्स्टेंट प्राइस पे। और 1,84,000 84,205 ये आपका करंट प्राइस पे, ठीक है, ये याद रखिए। अब बस देख लीजिएगा ना 2-3 बार, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं वो याद हो जाएंगे, ऑप्शन में दिख जाएंगे। अब फिर एक बार क्या होता ना कि बीपीएससी गंदा खेला था, कैसे? 94,000 समथिंग कुछ है, मान के चले एरिया है बिहार। अब किसी ने याद किया, अब यहाँ पे क्या खेला है? 265, 365, ठीक है। तो इतना गंदा, तो अब ये तो इस तरह नहीं देनी चाहिए ऑप्शन, मतलब इतना भी क्लोज, ठीक है। बट इतना नहीं आएगा, आप थोड़ा बहुत भी याद रखोगे ना कि भाई 1,06,000 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो यार एग्जैक्ट इतना डाटा याद करना मतलब दिक्कत है, मतलब हो तो जाएगा, ह्यूमंस क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। देखिए एक कुछ जो पिटफॉल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है ना, वो चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया का, ठीक है। इंडियन जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है ना, वो चाइना के बाद सेकेंड पोजीशन किसका है? इंडिया का, ये याद रखिएगा। इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है ना, वो बढ़ा है 4.5% नहीं 5% के साथ, मतलब 4.9% के आसपास सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ा है हमारा। और सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया का पोजीशन 7वां है ग्लोबली, ठीक है, ये याद रखिए। और अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, अब जो भी आएंगी इंपॉर्टेंट आ गई। जो हमारा इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी है वो कितना है? वो 82.64 गीगावाट है। रिमेंबर दिस, आई वांट एवरीवन कि इसको याद करें। 82.64 गीगावाट हमारा इंस्टॉल सोलर पावर कैपेसिटी है टोटल, और ये इंक्रीज हुआ है 15 गीगावाट से लास्ट है, ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद दूसरा याद रखना है कि अभी हम जो हमारा टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से कितना कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है कि नॉन फॉसिल सोर्सेज से हमारा इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितना परसेंट है? 45.4%। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात। हमारा टारगेट ही था कि भाई हम जो है कहीं ना कहीं 45% के आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे नॉन रेन्यूएबल से, तो टारगेट हमने अचीव कर लिया ये, ठीक है। उसके बाद इंडिया का जो जीडीपी है वो देखिए, इंडिया का जीडीपी 2005 से लेकर के अगर 2019 के बीच अगर आप देखें तो इनका जो CAGR बढ़ा है ना, वो 7% बढ़ा है, CAGR समझते हैं ना, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, ये 7% के आसपास बढ़ा है, ठीक है, ये याद रखिएगा।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट है गिनी कोफिशिएंट, आपने पढ़ा होगा ना, लेफर कर्व, ठीक है, लॉरेंज कर्व, बहुत सारे फिलिप्स कर्व, ठीक है, बहुत सारे कर्व पढ़ा होंगे, जे कर्व है ना, बहुत सारे कर्व है ना इकोनॉमिक्स में। तो उसमें से गिनी कोफिशिएंट भी आता है। तो गिनी कोफिशिएंट हमारा इनइक्वलिटी के बारे में बताता है, इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ इनइक्वलिटी। और भारत में अब ये थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। अगर मान के चले गिनी कोफिशिएंट 0 है तो इसका मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी, समाज में सब बराबरी है, सबके पास इक्वल पैसे हैं, पॉसिबल नहीं है जो। और अगर 1 है तो परफेक्ट इनइक्वलिटी है। ये याद रखिए, 0 का मतलब परफेक्ट इक्वालिटी और 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है जी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है? इकोनॉमिक सर्वे ये बोल रहा है कि भाई भारत में जो लगभग 51%, एग्जैक्टली तो 51.25 है, लेकिन आप 51% याद रखो, 51% जो यूथ है ना वो एलिजिबल ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो कितना जरूरी है स्किलिंग करना, समझ रहे हैं? जिस देश की जो यूथ है वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एलिजिबल ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये कितना दुख की बात है। ठीक है, ओके। इंडिया जो है, इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो अगर आप 1990 से देखें, जब से आपका रिफॉर्म स्टार्ट हुआ है इकोनॉमी में, तो 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है पर कैपिटा इनकम इंडिया का। रिमेंबर दिस, ओके। और अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 3.2%। ठीक है, ये 2022-23 का डाटा है। ठीक है, याद रखिएगा 3.2%। रिमेंबर दिस, 3.2%, रिमेंबर दिस। उससे ठीक है, उसके बाद मैं कुछ ये बताता हूँ, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, इधर कंस्ट्रक्शन। तो एग्रीकल्चर में क्या है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं? 45% के आसपास जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, और मैन्युफैक्चरिंग में 11.5% के आसपास, और सर्विस में लगभग 29% के हिसाब से। ठीक है, ये याद रखिएगा। और कंस्ट्रक्शन में 13% एम्प्लॉयड है लोग। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में, देन सर्विस, ठीक है, एंड देन कंस्ट्रक्शन, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा लोग कंस्ट्रक्शन में। अब इंडिया का एग्री सेक्टर थोड़ा सा देख लीजिए, पहले बता चुका हूँ कितना वर्कफोर्स कितना इन्वॉल्व है, 45% का आसपास। ठीक है, और ये जो है ना सपोर्ट कर, जो लाइवलीहुड इनकम सपोर्ट देता है ना, लगभग 42.3% पॉपुलेशन को सपोर्ट देता है एग्रीकल्चर सेक्टर। समझ रहे हैं? तो एग्रीकल्चर तो बहुत महत्वपूर्ण है ही भारत की इकोनॉमी के लिए। जिस देश का जो कोई एक सेक्टर 42% जनता को एक लाइवलीहुड का सपोर्ट दे रही हो, तो वो कितना बड़ा होगा, कितना इंपॉर्टेंस रखता होगा अपने आप में। लेकिन जीडीपी में शेयर इनका सिर्फ 18% है, 18.2%, जो बहुत ही कम है। ठीक है, उसके बाद अगर आप सर्विस सेक्टर को देखोगे आप, तो सर्विस सेक्टर का जीवी हमारा लेवल यहाँ पे 55%, और इसी के आसपास आपका जो है जीडीपी में इनका है। ठीक है, 55% ये कंट्रीब्यूट करते हैं जीवीए में। और एक्सपोर्ट अगर देखें तो हम वर्ल्ड का जो सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं वो 4.4% है। याद रखिएगा कितना, 4.4% ऑफ द वर्ल्ड का सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं हम। इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा अगर आप देखिएगा तो पहले ही आपने देखा होगा कि पहले अगर 2014 को देखें तो 2014 में क्या होता है, पर डे जो नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता था वो 11.7 किलोमीटर पर डे होता था। ठीक है, और अभी फिजिकल ईयर 24 को अगर आप देखें तो अभी ये जो है ना 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया, यानी अभी एक दिन में 34 किलोमीटर नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट होता है। कितनी अच्छी बात है ना? थैंक्स टू नितिन गडकरी, द लीडरशिप क्वालिटी। लीडर पता है कौन होता है? जो ये जानता है, हु नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे, वो होता है लीडरशिप की क्वालिटी। ठीक है, ओके। इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है ना वो 3rd लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था करंट अफेयर में, अभी भी बता रहा हूँ। और इसका वैल्यूएशन देखोगे तो $50 बिलियन है। वैल्यूएशन कितना है? $50 बिलियन। रिमेंबर दिस। इंडिया जो है क्लोथिंग अगर मैन्युफैक्चरिंग देखो तो 2nd नंबर पर आता है क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग में, और टॉप 5 में आता है एक्सपोर्टिंग नेशन में। ठीक है,
और इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखोगे तो ये 3.7% है ग्लोबल का। हाँ जी, तो यहाँ आपका खत्म हो जाता है पूरा का पूरा बजट और क्या बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस बजट और इकोनॉमिक सर्वे में ठीक है कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो चीज़ें मैंने आपका जो इकोनॉमिक वाला लेक्चर लिया था ना, इकोनॉमिक अफेयर्स, वहाँ पे मैंने कवर करवा दिया, तो वो चीज़ को मैं दोबारा यहाँ नहीं पढ़ाना चाहता था। ठीक है, तो बेस्ट आउट आपका इकोनॉमिक अफेयर्स और बजट एक साथ लेके पढ़िएगा, इसलिए मैंने इसके साथ पढ़ा है। ठीक है, बजट पहले नहीं पढ़ाया था क्योंकि इकोनॉमिक अफेयर्स पहले पढ़ा है, देन बजट। ओके, तो आई होप यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे। प्लीज़ इसको 2-3 बार आप देख लीजिएगा, PDF रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और बाकी आने वाले लेक्चर्स हमारे आते रहेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, मास्टर्स क्लास भी जल्दी ले लूँगा। ठीक है, 2-3 दिन के अंदर ले लूँगा, पहला मास्टर क्लास मैं आपका ले लूँगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते ही है, बस कुछ दिन बचा है। ठीक है, और फिर हम फतेह करेंगे। ठीक है जी, चलिए, ऑल द बेस्ट। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।